हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है SGPGI का भी एग्जाम हो रहा है, होने वाला है, जिसकी डेट अभी अनाउंस हो गई है 22 मार्च। तो उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर लेके आए हैं। ये मॉडल पेपर है, इसको आपको सोल्व करना है और आपको देखने हैं आपको कितने क्वेश्चन आप इसमें से सोल्व कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है आपके लिए। और मैं इसमें जो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा वो आपको टोटल बताने हैं इस वीडियो में। जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से कितने राइट हुए, यानी अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 100 में से आपने कितने राइट किए वो आपको बताने हैं। यानी अगर आपने 40 सही किए हैं तो 100 में से 40, यानी 40 आउट ऑफ 100, 40 आउट ऑफ 100 आपको स्कोर बताना। आपका स्कोर कितना है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आपकी जो कोविड के क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है। और जैसा कि SGPGI का सिलेबस है थोड़ा सा चेंज है पहले वाली SGPGI से, तो उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। और अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और अपना स्कोर बताना नहीं भूलें। और आप जरूर से अपना जो है कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ए डल साउंड हियर ड्यूरिंग चेस्ट परक्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। फिर भी कुछ हल्का फुल्का बता दूं तो जल्दी जल्दी में बता दूंगा। बाकी मैं इसके अंदर कुछ भी डिटेल से बताने वाला नहीं हूं। अगर आपको डिटेल में सब कुछ जानना है तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे सब कुछ एक एक करके। तो अभी हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, तो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डल साउंड हियर ड्यूरिंग चेस्ट परक्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो डल साउंड है वो हियर हुई है परक्यूशन पे, चेस्ट परक्यूशन पे, तो वो किसकी वजह से है? पहला है मास की वजह से, दूसरा है फ्लूइड की वजह से, तीसरा है बोन की वजह से, चौथा है एयर की वजह से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? आपको आपको आंसर करते ना है, साथ में करते रहना है। और चलो चलते हैं, फिर लास्ट में आपको देखना है आपके कितना स्कोर किया। तो इसका राइट आंसर है, सॉरी, जो पहले के क्वेश्चन का ये जो आंसर था वो स्किप हो गया है, तो नीचे आ गया है पहला क्वेश्चन का। तो इसका पहले का राइट आंसर होगा मास। अब देखिए यहाँ पर साउंड की हम बात करें तो कितनी तरह परक्यूशन पे कितनी तरह के साउंड हमें देखने को मिलती है। देखो, पहले रेजोनेंट साउंड, वो आपकी नॉर्मल होती है। अगर रेजोनेंट साउंड है तो वो आपकी नॉर्मल है। फिर आती है आपकी डलनेस। डलनेस किसकी वजह से आती है? कंसोलिडेशन और कोलैप्स की वजह से आपको डलनेस सुनने को मिलती है। फिर एक होती है स्टोनी डलनेस। जो स्टोनी डलनेस है वो प्लूरल इफ्यूजन की वजह से आपको देखने को मिलेगी। फिर है हाइपर रेजोनेंट। जो हाइपर रेजोनेंट साउंड है वो आपको न्यूमोथेरेक्स की वजह से मिलेगी, यानी एयर अगर आपके लंग्स में एयर हो गई, प्लूरल स्पेस में अगर एयर जमा हो गई है, एयर भर गई है, तो उसकी वजह से हाइपर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और पानी भर गया है, फ्लूइड भर गया है, तो आपको स्टोनी डलनेस देखने को मिलेगी। और कुछ हार्ड है, कंसोलिडेशन है, ट्यूमर वगैरह है, तो आपको डलनेस वहां पर देखने को मिलेगी। और रेजोनेंट साउंड है वो आपकी नॉर्मल साउंड होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर इंस्पेक्शन विच टेक्निक शुड बी यूज्ड फॉर प्रॉपर एब्डोमिनल असेसमेंट। तो यहाँ पर कौन सा इंस्पेक्शन करना चाहिए? आपका जो टेक्निक है, जो इंस्पेक्शन की टेक्निक है, वो एब्डोमिनल के लिए क्या क्या रहेगी? तो पहले देखो, इसमें दे रखा है कि इंस्पेक्शन के बाद में, इंस्पेक्शन हो गया है तो उसके बाद में कौन सी जो स्टेप है वो आएगी? अस्कल्टेशन, पाल्पेशन और ऑब्जर्वेशन और परक्यूशन। कौन सी आएगी इंस्पेक्शन के बाद में? आपको पता होना चाहिए। एब्डोमिनल असेसमेंट है उसका जो फिक्स रहता है कि इसके बाद में ये हमें असेस करना है, तो वो क्या आएगा इसमें? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, आप भी साथ में आंसर कर सकते हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर आएगा अस्कल्टेशन। ये आपकी जो एब्डोमिनल असेसमेंट की जो है वो ट्रिक है, आपको याद रखनी है। क्या है? आई एम पर्पल, आई एम पर्पल। आई फॉर इंस्पेक्शन, ए फॉर अस्कल्टेशन, पी फॉर परक्यूशन, पर पल,
P फॉर परक्यूशन और दूसरा पल फॉर पाल्पेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक है आई एम पर्पल, आई एम पर्पल। तो ये इसकी ट्रिक है, इसको ध्यान में रखना है, इसी हिसाब से आएगा। कुछ भी आपसे पूछ ले कि अस्कल्टेशन के बाद में कौन सी आएगी तो परक्यूशन आएगी, पाल्पेशन से पहले कौन सी आएगी तो परक्यूशन आएगी, परक्यूशन से पहले कौन सी आएगी अस्कल्टेशन आएगी, इंस्पेक्शन के बाद में क्या आएगा अस्कल्टेशन आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैसे भी कोई घुमा के पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए वुमेन यूजिंग डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू लीव इट प्लेस फॉर एट लीस्ट हाउ लॉन्ग आफ्टर इंटरकोर्स। एक वोमेन है जो आपकी डायफ्राम यूज कर रही है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो इंटरकोर्स के बाद में कितने टाइम तक उसको रखना है, यहाँ पर एटलीस्ट कितने टाइम के लिए रखना है। पहला ऑप्शन है 6 आवर, दूसरा है 12 आवर, तीसरा है 1 आवर और चौथा है 28 आवर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर कीजिए और चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर आएगा 6 आवर। तो इंटरकोर्स के बाद में उसको 6 घंटे तक यहाँ पर उसको लीव रखना, वहीं पर रखना है ताकि वो इफेक्टिव रहे। अगर पहले निकाल लिया उसको तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कोरोना वायरस इज विच टाइप ऑफ वायरस। कोरोना वायरस किस तरह का वायरस है। पहला है SS RNA, दूसरा है SS DNA, तीसरा है DS RNA, चौथा है DS DNA। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट आप भी आंसर कर सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर आएगा SS RNA यानी सिंगल स्ट्रेटेड RNA। सॉरी यहाँ लिखने में थोड़ी, सिंगल स्ट्रेटेड यानी, और ये डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पर क्या है सिंगल स्टैंडर्ड और ये भी सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीडोफिलिया इज ए फॉर्म ऑफ। पीडोफिलिया क्या है। तो पहला है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, दूसरा है फिजिकल अब्यूज, तीसरा है वर्बल अब्यूज, चौथा है मेंटल अब्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, आप भी साथ में आंसर कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। राइट आंसर इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। जी हाँ, तो पीडोफिलिया का मतलब क्या होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, इसी तरह से आपको क्वेश्चन करते जाने हैं, सबका आंसर लास्ट में देखना है कितने राइट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग आर प्रेस्क्राइब टू डिक्रीज साइकोटिक सिम्टम्स बाय। एंटीसाइकोटिक ड्रग कैसे काम करती है। पहला है डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, तीसरा है ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, चौथा है ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एंटीसाइकोटिक ड्रग आर प्रेस्क्राइब टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय। एंटीसाइकोटिक ड्रग जो दी जाती है वो कैसे, किसको कम करके आपके साइकोटिक सिम्टम्स को कम करती है। पहला ऑप्शन है डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम मोनोएमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर, तीसरा है ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, चौथा है ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। तो राइट आंसर है इसका ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन। तो डोपामाइन को कम करके आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो काम करती है, अपना फंक्शन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किट सप्लाइड एट सब सेंटर। सब सेंटर पर कौन सा किट सप्लाई किया जाता है। पहला है किट E, दूसरा किट M, तीसरा किट K, चौथा है किट B। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फटाफट कमेंट करिए। तो राइट आंसर विल बी किट B, यहाँ पर किट B इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस बिलोंग टू विच सब ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस। जो इंडियन वेरिएंट है कोरोना वायरस का वो कौन से सब ग्रुप वायरस से बिलोंग करता है। तो पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा, चौथा है डेल्टा। तो इस तरह के ये 4 वेरिएंट है। तो फटाफट आप आंसर करके बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट है जो आपका इंडिया का है सब ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस। तो कौन सा, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि इंडियन वेरिएंट कौन सा है, कौन से सब ग्रुप से बिलोंग करता है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर डेल्टा। जो डेल्टा है वो आपका इंडियन वेरिएंट है। फिर बाद में अगर हम गामा की बात करें तो गामा आपका ब्राजील का वेरिएंट है। गामा आपका ब्राजील का वेरिएंट है
फिर अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा आपका साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का है। फिर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा आपका यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का है, यूनाइटेड किंगडम का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए चाइल्ड इज नॉट गिविंग हिज टॉय टू अनदर, एक बच्चा है वो अपना टॉय किसी और को नहीं दे रहा। दिस टाइप ऑफ प्ले इज, ऐसा प्ले क्या कहलाता है? पहला है पैरेलल प्ले, दूसरा है ग्रुप प्ले, तीसरा है सोशल प्ले, चौथा है ऑल ऑफ द अबोव। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले क्या आएगा? ऐसा प्ले जिसमें बच्चा अपना खिलौना या टॉयज किसी अनदर पर्सन को नहीं देता है, तो उसको आप पैरेलल प्ले बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पोजीशन इज इन पिक्चर, सॉरी यहाँ पर पिक्चर गायब है, तो मैं चलो आंसर की तरफ लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर पिक्चर तो शो नहीं कर सकता, गलती से वो पिक्चर हट चुकी है, तो चलो चलते हैं। विच पोजीशन इन द पिक्चर, जो पिक्चर आपको दिखा रखी है वो कौन सी पोजीशन है? तो यहाँ पर ऑप्शन थे हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और चिन टिल्ट, हेड लिफ्ट। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा आपको कंफ्यूजन वाला हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, चिन को लिफ्ट कर रहे हैं। देखिए जी, ये चिन है आपकी, नॉर्मल हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से होती। ये पिक्चर बहुत खराब है मेरी, पर आप गेस कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल पर्सन सो रहा होता तो इस तरह से उसकी जो है वो होती, चिन्ह होती। तो यहाँ पर ऐसे कुछ कान होता। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो चिन्ह को लिफ्ट कर रखा है, यानी चिन्ह को ये यहाँ से ये एंगल ना होके ये आपका इधर कर दिया, चिन्ह को लिफ्ट कर दिया। और साथ में हेड टिल्ट, जो हेड है उसको इधर टिल्ट कर दिया, घुमा दिया। हेड को किधर कर दिया? नीचे की तरफ टिल्ट कर दिया, यानी जो यहाँ था हेड वो अब यहाँ पहुंच गया। तो हेड को क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया, नीचे की तरफ घुमा दिया। तो आपको पोजीशन देके पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर कॉल्ड, अगर किसी सेल के नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे? पहला है हाइपरप्लेजिया, दूसरा है हाइपोप्लेजिया, तीसरा है मेटाप्लेजिया, चौथा है हाइपरट्रोफी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हाइपरप्लेजिया। यानी अगर सेल के नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आप बोल सकते हो हाइपरप्लेजिया। नॉर्मल से ज्यादा अगर सेल बढ़ गई, जैसे नॉर्मल इतनी सेल होती हैं और वहां इतनी हो गई, तो आप उसको बोल सकते हो हाइपरप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया अगर सेल के नंबर कम हो गए, इतनी सेल थी और इतनी कम हो गई, तो उसको हाइपोप्लेजिया बोल सकते हो। मेटाप्लेजिया मान लें अब नॉर्मल ग्रोथ, अब नॉर्मल सेल आ गई, तो उसको आप मेटाप्लेजिया बोल सकते हो। हाइपरट्रोफी में क्या होता है, सेल की साइज है, जैसे यही एरिया है, ये जो नॉर्मल सेल थी वो अब इतनी बड़ी बड़ी हो गई, तो इसको आप सेल की अगर साइज बढ़ रही है तो उसको आप हाइपरट्रोफी बोल सकते हैं। ट्रोफी की जैसे साइज बढ़ गई, और प्लेजिया में नंबर बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पहला ऑप्शन है थ्रोम्बोस, दूसरा है एयर बबल्स, तीसरा है एंथ्रोमेटस डेब्रिस, चौथा है बोन फ्रेगमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस, एयर बबल्स, एंथ्रोमेटस डेब्रिस, चौथा है बोन फ्रेगमेंट। तो राइट आंसर विल बी थ्रोम्बस, यानी एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है थ्रोम्बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए पेशेंट रिसीव हाईएस्ट ऑक्सीजन बाय, एक पेशेंट हाईएस्ट ऑक्सीजन किससे ले सकता है? पहला ऑप्शन है मास्क विद रिजर्वायर बैग, दूसरा है वेंचुरी मास्क, तीसरा है नेजल कैनुला, चौथा है सिंपल मास्क। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी मास्क विद रिजर्वायर बैग। तो राइट आंसर इज मास्क विद रिजर्वायर बैग। रिजर्वायर बैग से आप हाईएस्ट ऑक्सीजन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड, लेप्रोसी को क्या बोलते हैं और दूसरा नाम क्या है? पहला है सोरियासिस, दूसरा है स्कैबीज, तीसरा है हैंसन डिजीज, चौथा है डायरियस डिजीज। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बता सकते हैं। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? सोरियासिस, स्कैबीज, हैंसन डिजीज या फिर डायरियस डिजीज। तो राइट आंसर इज हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज आप लेप्रोसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्मॉल ड्रॉपलेट्स जनरेटेड बाय स्नीजिंग एंड कफिंग कैन रिमेन इन द एयर फॉर, जो आपकी स्नीजिंग और कफिंग से जो स्मॉल ड्रॉपलेट है वो निकलती हैं तो हवा में कितने टाइम तक रह सकती हैं। पहला ऑप्शन है 15 मिनट से 2 घंटे यानी 15 मिनट टू 2 आवर, सेकंड ऑप्शन इज 5 मिनट टू 30 मिनट, थर्ड ऑप्शन इज 48 आवर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1 वीक। तो राइट आंसर क्या आएगा? स्मॉल ड्रॉपलेट जो आपकी स्नीजिंग और कफिंग से जनरेट होती है वो एयर में कितने टाइम तक रह सकती हैं। स्मॉल ड्रॉपलेट जनरेटेड बाय स्नीजिंग एंड कफिंग कैन रिमेन इन द एयर फॉर, पहला ऑप्शन है 15 मिनट टू 2 आवर, दूसरा 5 मिनट टू 30 मिनट, थर्ड ऑप्शन इज 48 आवर, फोर्थ ऑप्शन इज फर्स्ट वीक 1 वीक। तो राइट आंसर विल बी 15 मिनट टू 2 आवर। यानी जो आपकी ड्रॉपलेट स्नीजिंग और कफिंग से जो ड्रॉपलेट होती हैं स्मॉल ड्रॉपलेट, दे कैन रिमेन इन द एयर अप टू 15 टू 2 आवर। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ए पेशेंट डजंट पास यूरिन, एक पेशेंट है वो यूरिन पास नहीं कर रहा, हिज किडनी वर्क नॉर्मल बट हिज किडनी इज नॉर्मल कंडीशन। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन, जो ये टर्म है वो जो इसको डिस्क्राइब करने के टर्म को क्या बोलेंगे, यानी ऐसी कंडीशन को क्या टर्म देंगे। द राइट आंसर इज क्या आएगा? पहला ऑप्शन है रिटेंशन, दूसरा है रीनल फेलियर, तीसरा है ओलिगोयूरिया, चौथा है एन्यूरिया। तो राइट आंसर क्या आएगा? रिटेंशन, रीनल फेलियर, ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया। चार ऑप्शन है आपके पास में, क्या बोलोगे आप? तो राइट आंसर इज रिटेंशन। द राइट आंसर विल बी रिटेंशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज बाय कोल डस्ट, ऑक्यूपेशनल डिजीज जो आपकी कोल डस्ट से कॉज होती है उसको क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है एंथ्रेकोसिस, दूसरा है सिलिकोसिस, तीसरा है एबेस्टोसिस, चौथा है बेगोसिस। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑक्यूपेशनल डिजीज जो कोल डस्ट से होती है उसको क्या बोलोगे? एंथ्रेकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बेगोसिस। तो राइट आंसर इज एंथ्रेकोसिस। एंथ्रेकोसिस आप उसको बोलोगे। यानी देखिए कुछ और भी हैं जो आपकी ऑक्यूपेशनल डिजीज है, जैसे कोल डस्ट है तो उससे आपका पता है एंथ्रेकोसिस बोल दिया, अगर सिलिका से है तो उसको आप सिलिकोसिस बोल दिया, अगर अबेस्टोस से है तो आपने उसको अबेस्टोसिस बोल दिया, और जो कैंसर लंग कोज करता है, आयरन है तो आपको सिड्रेसिस बोल दिया, शुगर केन से है तो उसको बेगोसिस बोल दिया, कॉटन डस्ट से है तो बाइसिनोसिस, और टोबैको से जो कोज होती है वो टोबैकोसिस, और हे और ग्रेन डस्ट से फार्मस लंग्स। तो ये आपकी पूछे जानी मोस्ट कॉमन ये जो आपकी डिजीज है, जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है एडीएच, चौथा है इंसुलिन। तो राइट आंसर क्या आएगा? कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन 1 इज ऑक्सीटोसिन, सेकंड ऑप्शन प्रोलैक्टिन, थर्ड ऑप्शन एडीएच, फोर्थ ऑप्शन इंसुलिन। तो राइट आंसर विल बी, व्हाट विल बी राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम सिंथेसिस की बात करें, सिंथेसिस ऑफ मिल्क की बात करें तो कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन। चलिए ये मोस्ट आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन इंट्राप्लूरल स्पेसिस, इंट्राप्लूरल स्पेस में अगर आपका ब्लड एक्यूमुलेट हो गया तो उसको क्या बोलोगे? पहला है चाइलोथोरेक्स, दूसरा है टेंशन न्यूमोथोरेक्स, तीसरा है न्यूमोथोरेक्स, चौथा है हिमोथोरेक्स। तो क्या बोलोगे ऐसी कंडीशन को? क्वेश्चन नंबर 19, राइट आंसर विल बी, व्हाट विल बी राइट आंसर? द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्लूरल स्पेस। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी हिमोथोरेक्स। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको आप हिमोथोरेक्स बोलोगे, एयर हो जाए तो उसको न्यूमोथोरेक्स बोलोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच कंडीशन ओरल पिल शुड नॉट बी गिवन टू ए वोमेन, कैसी कंडीशन में ओरल पिल्स हैं वो नहीं देनी चाहिए एक वोमेन को? पहला ऑप्शन है वेजाइनल इन्फेक्शन, दूसरा है अस्थमा, तीसरा है हाइपरटेंशन, चौथा है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। तो कौन सी कंडीशन में नहीं देनी चाहिए? राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन है कौन सी कंडीशन में वोमेन को ओरल पिल्स नहीं देनी चाहिए। पहली कंडीशन है वेजाइनल इन्फेक्शन, दूसरी कंडीशन है अस्थमा, तीसरी कंडीशन है हाइपरटेंशन, चौथी कंडीशन है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर विल बी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम ओरल पिल्स नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NHRCT स्कोर 12 इन कोविड पेशेंट इंडिकेट्स। एक पेशेंट है जिसकी HRCT हुई है और उसका जो स्कोर है वो 12 मिला है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? पहला ऑप्शन है मॉडरेट इन्फेक्शन, दूसरा है माइल्ड इन्फेक्शन, तीसरा है सीवियर इन्फेक्शन, चौथा है वेरी सीवियर इन्फेक्शन। तो क्या इंडिकेट कर रहा है 12 स्कोर? तो राइट आंसर विल बी मॉडरेट। मॉडरेट इन्फेक्शन यहाँ पर शो कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं 7 या उससे कम स्कोर आया है तो उसको माइल्ड इन्फेक्शन शो हो रहा है, और 8 से 17 के बीच में स्कोर है तो वो मॉडरेट स्कोर हो गया, मॉडरेट इन्फेक्शन हो गया, और 18 या उससे ज्यादा है तो उसको सीवियर इन्फेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटर विच इज प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज। ऐसा वाटर जो प्यूरिफाइड है एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग क्या कहलाएगा? क्या बोलेंगे हम उसको? पहला है नॉन पोर्टेबल वाटर, दूसरा है कंटामिनेटेड वाटर, तीसरा है पोर्टेबल वाटर, चौथा है डिस्टल वाटर। तो क्या बोलोगे? कमेंट करिए, फटाफट आंसर बताइए। तो चलिए फिर आंसर की तरफ एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो। ऐसा वाटर जो प्यूरिफाइड है और फिट है फॉर ड्रिंकिंग, उसको क्या बोलोगे? नॉन पोर्टेबल, कंटामिनेटेड, पोर्टेबल, डिस्टल। तो आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज पोर्टेबल वाटर। राइट आंसर इज पोर्टेबल वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन बाय। वेजाइनल एसिडिटी है वो किससे मेंटेन होती है? पहला है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा है डोडरलिन बेसिलाई, तीसरा है मिकोबैसिलाई, चौथा है एसिडोबैसिलाई। तो राइट आंसर क्या आएगा? वेजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन बाय। वेजाइनल एसिडिटी किससे मेंटेन रहती है, किससे मेंटेन की जाती है? पहला है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा डोडरलिन बेसिलाई, तीसरा मिकोबैसिलाई, चौथा एसिडोबैसिलाई। तो राइट आंसर विल बी डोडरलिन बेसिलाई। जो डोडरलिन बेसिलाई बैक्टीरिया है वो आपके जो वेजाइना एसिडिटी है वो मेंटेन करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्टर इज टिपिकली यूज्ड फॉर द चिल्ड्रन। जो इंट्राओसियस ड्रग है वो ड्रग रूट है वो किसके लिए यूज किया जाता है? कौन से बच्चों के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्रिटिकली इल अंडर एज 6, दूसरा है क्रिटिकली इल एंड ओवर एज 6, तीसरा है अंडर एज 6, चौथा है ओवर एज 6। तो राइट आंसर क्या आएगा? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। क्वेश्चन है इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो टिपिकली यूज किया जाता है कैसे चिल्ड्रन के लिए यूज किया जाता है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी जो क्रिटिकली इल है और जिनकी एज 6 साल से कम है, ऐसे बच्चों के लिए हम ये इंट्राओसियस रूट है वो यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। कौन सा मेजर कॉज है पोस्टमार्टम हेमरेज का? पहला है आपके पास में एटोनिक यूट्रस, दूसरा है थ्रोम्बिन, तीसरा है प्री एक्लेम्पसिया, चौथा है इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन। तो क्या आएगा? मेजर कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज कौन सा है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी एटोनिक यूट्रस। जी हाँ, राइट आंसर विल बी एटोनिक यूट्रस। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द मोस्ट सुटेबल पोजिशन फॉर गिविंग एन एनिमा। एनिमा देने के लिए कौन सी सुटेबल पोजीशन है, कौन सी मोस्ट सुटेबल पोजीशन है एनिमा देने के लिए? पहला ऑप्शन है राइट लेटरल पोजीशन, दूसरा है लिथोटोमी पोजीशन, तीसरा है प्रोन पोजीशन, चौथा है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या आएगा? कौन सी पोजीशन है जो मोस्ट सुटेबल है एनिमा देने के लिए? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, यानी जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है वो आपकी मोस्ट सुटेबल पोजीशन है फॉर गिविंग एनिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेथड यूज फॉर टेम्परेचर मैनेजमेंट इन रेडिएंट वार्मर इज। जो आपका रेडिएंट वार्मर में कौन सा मेथड यूज किया जाता है टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए? पहला ऑप्शन है कंट्रोल मोड, दूसरा है मैनुअल मोड, तीसरा है सर्वो मोड, चौथा है नन ऑफ देम। तो राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन है फिर से देख लीजिए। रेडिएंट वार्मर में यूज किए जाने वाला मोड जो आपके टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए काम में लिया जाता है, कौन सा मोड काम में लिया जाता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल मोड, दूसरा मैनुअल मोड, तीसरा सर्वो मोड, चौथा है नन ऑफ देम। तो राइट आंसर क्या आएगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर भी सर्वो मोड।
देखिए वार्मर, रेडिएंट वार्मर में दो मोड होते हैं, एक तो मैनुअल होता है और दूसरा सर्वो मोड होता है। मैनुअल में हम टेम्परेचर अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं और सर्वो मोड में बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो वहां का ऑटोमेटिक आपका टेम्परेचर लेता है और मैनुअल में जितना हम सेट करते हैं उतना किया जाता है। लेकिन मैनुअल इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बर्न के चांसेस हो जाते हैं, स्किन बर्न के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से हम मैनुअल मोड नहीं करते हैं, सर्वो मोड करते हैं। इसमें आपका ऑटोमेटिक रहता है, बॉडी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फेशियल पाल्सी इज ऑल्सो नोन एज, फेशियल पाल्सी को दूसरा नाम क्या है? पहला है अर्ब पाल्सी, दूसरा है क्लमके पाल्सी, तीसरा है बेल्स पाल्सी, चौथा है ब्रेकियल पाल्सी। तो राइट आंसर क्या आएगा? फेशियल पाल्सी का दूसरा नाम क्या है? अर्ब पाल्सी, क्लमके पाल्सी, बेल्स पाल्सी या फिर ब्रेकियल पाल्सी। तो राइट आंसर इज बेल्स पाल्सी। राइट आंसर विल बी बेल्स पाल्सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग, मायोपिया किससे हम करेक्ट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है सिलेंड्रिकल लेंस से, दूसरा है कॉनकेव लेंस से, तीसरा है बाइफोकल लेंस से और चौथा है कॉन्वेक्स लेंस से। तो किससे होगा? मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग, किसको यूज करके आप करेक्ट कर सकते हो मायोपिया को? पहला ऑप्शन सिलेंड्रिकल लेंस, दूसरा कॉनकेव, तीसरा बाइफोकल, चौथा कॉन्वेक्स। तो राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। राइट आंसर विल बी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसमें देखी जाती है? पहला ऑप्शन है ड्यूरिनल अट्रेजिया, दूसरा है इंटुससेप्शन, तीसरा है मेगाकोलोन, चौथा है पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसमें देखी जाती है? पहला ऑप्शन आपके पास में ड्यूरिनल अट्रेजिया, दूसरा है इंटुससेप्शन, तीसरा है मेगाकोलोन, चौथा है पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस में आपको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच कॉजेस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या कोज, किससे कोज होता है? क्या चेंजेस होने की वजह से कोज होता है? पहला ऑप्शन है X0, दूसरा है XYY, तीसरा है XX, चौथा है XXY। तो क्या आएगा राइट आंसर? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है? X0, XYY, XX, XXY। तो राइट आंसर विल बी XXY आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ऑप्टिमल हेड सर्कमफ्रेंस विल बी 45 सेंटीमीटर 8, जो आपका हेड सर्कमफ्रेंस है वो 45 सेंटीमीटर यानी 45 सेंटीमीटर किस एज पे होगा? पहला ऑप्शन है 12 मंथ ऑफ एज, दूसरा है 8 मंथ ऑफ एज, तीसरा है 4 मंथ ऑफ एज, चौथा है 6 मंथ ऑफ एज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? कितनी एज पे 45 सेंटीमीटर होता है हेड सर्कमफ्रेंस बच्चे का? बताइए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, कमेंट में आंसर कीजिए फटाफट। चलो आंसर देखते हैं। राइट आंसर विल बी 12 मंथ ऑफ एज। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताना है आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर ए पेशेंट विद सीओपीडी टू प्रिवेंट, जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो नीडेड होती है फॉर ए पेशेंट विद सीओपीडी। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, एक सीओपीडी का पेशेंट है, उसमें हम कम से कम यानी एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। वो क्यों देते हैं? किसको प्रिवेंट करने के लिए देते हैं? पहला ऑप्शन है कार्डियक अरेस्ट रिलेटेड टू इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड, दूसरा है इनिबिशन ऑफ रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक स्टिमुलस, तीसरा है सर्कुलेटरी ओवरलोड ड्यू टू हाइपरवोलेमिया, चौथा है रेस्पिरेटरी एक्साइटमेंट। तो क्या आएगा? क्वेश्चन देखिए फिर से देख लीजिए। प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑक्सीजन की दी जाती है कोविड जो सीओपीडी का पेशेंट है उसके अंदर, वो क्यों दी जाती है? किसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है? पहला ऑप्शन है कार्डियक अरेस्ट रिलेटेड टू इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन आर्टेरियल ब्लड, दूसरा है इनिबिशन ऑफ रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक स्टिमुलस, तीसरा है सर्कुलेटरी ओवरलोड ड्यू टू हाइपरवोलेमिया, चौथा है रेस्पिरेटरी एक्साइटमेंट। राइट आंसर क्या आएगा? चलिए आंसर देखते हैं। राइट आंसर विल बी बी, इनिबिशन ऑफ रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक स्टिमुलस, यानी आपका
हाइपोजिक स्टिमुलेशन है वो आपका इनिबिशन ना हो जाए, इसकी वजह से हम जो है लिमिटेड मात्रा में, फिक्स मात्रा में एक सीओपीडी पेशेंट को आप ऑक्सीजन दोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? पहला ऑप्शन है मेथोट्रेक्सेट, दूसरा है एमॉक्सिफेन सिट्रेट, चौथा है क्लोराम्ब्यूसिल, चौथा है कोट्राइमोक्साजोल। तो क्या आएगा ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा? पहला ऑप्शन है मेथोट्रेक्सेट, दूसरा ऑप्शन है टोमैक्सिफेन सिट्रेट, तीसरा है क्लोराम्ब्यूसिल, चौथा है कोट्राइमोक्साजोल। तो राइट आंसर विल बी टोमैक्सिफेन सिट्रेट। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, एम्स में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 इज डन बाय। जो आपका कोविड-19 का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है वो किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है पीसीआर ऑफ नेजोफेरिंजियल स्वाब, दूसरा है स्पुटम कल्चर, तीसरा है चेस्ट एक्सरे, चौथा है डी डाइमर लेवल। तो किससे किया जाएगा कोविड-19 का कंफर्मेटरी टेस्ट? किससे किया जाता है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। राइट आंसर विल बी पीसीआर ऑफ नेजोफेरिंजियल स्वाब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोस्ट न्यूबॉर्न्स पास यूरिन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड। अधिकतर बच्चे अपना यूरिन पास कर देते हैं कितने टाइम पीरियड में? पहला ऑप्शन है विद इन 10 आवर, दूसरा है विद इन 12 आवर, तीसरा है विद इन फर्स्ट 24 आवर, चौथा है विद इन 14 आवर। तो राइट आंसर क्या आएगा? मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न पासेज यूरिन बाय विच फॉलोइंग टाइम पीरियड? पहला ऑप्शन है 10 आवर, दूसरा 12 आवर, तीसरा फर्स्ट 24 आवर, चौथा 14 आवर। तो राइट आंसर विल बी विद इन फर्स्ट 24 आवर। पहले 24 घंटे के अंदर अंदर, पहले 24 घंटे के अंदर अंदर यानी विद इन 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर के अंदर अंदर यूरिन पास कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसिमेट्री ऑफ ग्लूटियल फोल्ड ऑफ स्किन। ग्लूटियल फोल्ड ऑफ स्किन यानी ग्लूटियल फोल्ड की एसिमेट्री किसमें देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है हिप डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ऑप्शन हिप फ्रैक्चर, तीसरा है फीमर फ्रैक्चर, चौथा है ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो किसके अंदर देखने को मिलेगी? क्वेश्चन है हमारे पास में एसिमेट्री ऑफ ग्लूटियल फोल्ड ऑफ स्किन किसमें देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है हिप डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है हिप फ्रैक्चर, तीसरा है फीमर फ्रैक्चर, चौथा है ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी हिप डिस्प्लेसमेंट। हिप डिस्प्लेसमेंट में आपको एसिमेट्री ऑफ ग्लूटियल फोल्ड ऑफ स्किन देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए पेशेंट हैव डिफिकल्टी इन स्मेलिंग। एक पेशेंट है जिसको डिफिकल्टी हो रही है स्मेलिंग में। नर्स असेस फॉर विच क्रेनियल नर्व है? कौन सी क्रेनियल नर्व के लिए असेस करेंगी? एक पेशेंट है जिसको स्मेलिंग में डिफिकल्टी हो रही है, कौन सी नर्व के लिए असेस करेंगे? पहला ऑप्शन है क्रेनियल नर्व फर्स्ट, दूसरा क्रेनियल नर्व सेकंड, तीसरा क्रेनियल नर्व थर्ड, चौथा क्रेनियल नर्व फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? तो आपको नाम पता है 12 क्रेनियल नर्व होती हैं जिनका नाम पता है, तो उसके साथ में कौन से नंबर पे क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्रेनियल नर्व फर्स्ट का नाम होता है ऑल्फैक्टरी। तो कौन सी के लिए करेगी? फर्स्ट के लिए, ऑल्फैक्टरी नर्व के लिए यहाँ पर असेस करेगी। नाम पता होना चाहिए, अगर नाम पता होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए टाइप ऑफ हीट लॉस दैट अकर व्हेन द हीट इज रिमूव्ड बाय एयर करंट इज नोन एज। ऐसा हीट लॉस जो आपका एयर करंट से यानी जो हवा से अगर हीट लॉस हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? पहला है कॉन्वेक्शन, दूसरा है रेडिएशन, तीसरा है इवापोरेशन, चौथा है कंडक्शन। तो राइट आंसर क्या आएगा? हीट लॉस बाय एयर। हीट लॉस बाय एयर क्या बोलोगे? कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन, कंडक्शन। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी कॉन्वेक्शन। क्या बोलोगे आप? कॉन्वेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं, ज्यादा मैं बता नहीं सकता यहाँ पर क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा पेपर अलग से सॉल्यूशन चाहिए तो आप लाइव क्लास में आप आ सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे डेली कुछ कुछ क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एवरेज साइज ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की एवरेज साइज क्या होती है? पहला ऑप्शन है 0.06 टू 0.14 माइक्रोन, दूसरा है 0.5 टू 1 माइक्रोन, तीसरा है 0.8 टू 2 माइक्रोन, चौथा है 1.6 टू 2 माइक्रोन। तो क्या साइज है कोरोना वायरस की, क्या साइज है एवरेज साइज ऑफ कोरोना वायरस? पहला ऑप्शन है 0.06 टू 0.14 माइक्रोन, दूसरा है 0.5 टू 1 माइक्रोन, तीसरा है 0.8 टू 2 माइक्रोन, चौथा है हमारे पास में 1.6 टू 2 माइक्रोन। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं आंसर की तरफ फटाफट। तो राइट आंसर विल बी ए 0.06 टू 1 0.06 टू 0.14 माइक्रोन इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। यानी कोरोना की साइज डिफरेंट हो सकती है इस डायमीटर के बीच में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द लियोपोल्ड इन शोवन पिक्चर। सॉरी इसके अंदर भी मैंने पिक्चर गलती से हटा दी थी, हट गई थी कोई कारण की वजह से। तो अब हम डायरेक्ट आंसर वाले पेज पे ही चलते हैं। ऐसी पिक्चर आपको देख के पूछ ले तो इसमें आप कौन सा आंसर करोगे? तो इसका राइट आंसर है पाउलिक ग्रिप, जिसमें आपका फिटल हेड चेक किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये था आइडेंटिफाई द लियोपोल्ड इन शोन, यानी जो आपकी ग्रिप है उसके अकॉर्डिंग लियोपोल्ड जो आपका पूछा गया कि कौन सा ये मेनवर है, लियोपोल्ड मेनवर आपका पूछा गया तो कौन सा मेनवर है? तो ये है पाउलिक मेनवर, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल स्टेज ऑफ रेसेस आर सीन साइमल्टेनियसली। जो आपकी रेसेस की सारी स्टेज एक साथ देखी जाती है साइमल्टेनियसली, किसके अंदर? पहला ऑप्शन है टाइफॉइड के अंदर, दूसरा चिकन पॉक्स के अंदर, तीसरा मीजल्स के अंदर, चौथा स्मॉल पॉक्स के अंदर। तो किसके अंदर देखी जाती है? ऑल स्टेज ऑफ रेसेस आर सीन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ देखी जाती है। किसमें देखी जाती है ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेस? पहला ऑप्शन टाइफॉइड, दूसरा चिकन पॉक्स, तीसरा मीजल्स, चौथा स्मॉल पॉक्स। तो राइट आंसर विल बी चिकन पॉक्स, यानी चिकन पॉक्स में आपको सारी स्टेजेस एक साथ देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैनिफेस्टेशन ऑफ रेज्ड आईसीपीआर। रेज आईसीपी में आपको क्या देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन है हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, दूसरा है हाइपरटेंशन एंड टेकिकार्डिया, तीसरा है हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, चौथा है हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर? राइट आंसर क्या आएगा? इंक्रीज आईसीपी की अगर हम बात करें कि किसी का इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पहली कंडीशन में आपने बोला कि बीपी बढ़ी हुई है और हार्ट रेट भी कम हो रखी है। दूसरी कंडीशन है बीपी आपकी बढ़ी हुई है लेकिन हार्ट रेट बढ़ी हुई है। और तीसरी कंडीशन है कि बीपी कम है और आपकी हार्ट रेट भी कम है। चौथी कंडीशन है कि बीपी कम है और आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है। तो क्या आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी आपकी हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, यानी आपको बीपी है वो आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी और हार्ट रेट है वो आपको कम देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When a person eat glucose, the process that does not take place is। अगर कोई पर्सन ग्लूकोज खाता है तो कौन सी प्रोसेस उसमें नहीं होती है? पहला है इंजेक्शन, दूसरा है अब्जॉर्प्शन, तीसरा है डाइजेशन, चौथा है एसिमिलेशन। तो क्या नहीं होता है इसके अंदर? ग्लूकोज जब कोई खाता है तो क्या नहीं होता है? तो बताइए, जब कोई पर्सन ग्लूकोज खाता है तो कौन सी प्रोसेस उसके अंदर नहीं पार्टिसिपेट करती है, नहीं पार्ट लेती है? इंजेक्शन, अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर विल बी डाइजेशन। तो यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं होती है क्योंकि ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऑलरेडी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसका डाइजेशन नहीं होता, उसका डाइजेशन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए टर्म बेबी विच हैव हाइपोग्लाइसेमिया। एक टर्म बेबी है जिसको हाइपोग्लाइसेमिया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा उसके अंदर? पहला ऑप्शन है लेस देन 70 mg पर डीएल, दूसरा है लेस देन 20 mg पर डीएल, तीसरा है लेस देन 30 mg पर डीएल, चौथा है लेस देन 50 mg पर डीएल। तो क्या देखने को मिलेगा? एक बच्चा है, टर्म बेबी है जिसमें हाइपोग्लाइसेमिया हो रखा है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? पहला ऑप्शन है 70 से कम, दूसरा है 20 से कम, तीसरा है 30 से कम, चौथा है 50 से कम। तो राइट आंसर विल बी लेस देन 50 mg पर डीएल, जो आपका 50 से 70 और आपका नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है टर्म बेबी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
फॉर प्रोवाइडिंग कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने के लिए द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट शुड बी एटलीस्ट, जो कॉन्टेक्ट ड्यूरेशन है वो मिनिमम कितना रहना चाहिए। यानी क्वेश्चन है हमारा कि आप किसी को कंगारू मदर केयर दे रहे हो तो जो कॉन्टेक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन है वो कितनी रहनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 30 मिनट, दूसरा है 2 आवर, तीसरा है 1 आवर, चौथा है 6 आवर। तो कितनी रहनी चाहिए कंगारू मदर देने के लिए, कंगारू मदर केयर देने के लिए मिनिमम ड्यूरेशन कॉन्टेक्ट कितना रहना चाहिए। तो आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज 1 आवर। यानी अगर आप किसी को KMC कंगारू मदर केयर अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 आवर तक कांटेक्ट रखना है, बच्चे को अपने कांटेक्ट में रखना है, बार बार हटाना नहीं है, नहीं तो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस और ज्यादा हो सकते हैं। अगर बार बार आप 10-10 मिनट में अगर हटाओगे तो बच्चे को हीट की वजह से गर्मी तो मिले या ना मिले, उसको हाइपोथर्मिया जरूर हो सकता है हैंडलिंग की वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोटीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन मिल्क। कौन सी प्रोटीन है जो आपकी ह्यूमन मिल्क में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है लेक्टाल्बुमिन, दूसरा है केसिन, तीसरा है लेक्टोग्लोबुलिन, तीसरा है लेक्टोफेरिन। तो क्या है, कौन सी जो प्रोटीन है जो ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा पाई जाती है। पहला ऑप्शन लेक्टाल्बुमिन, दूसरा केसिन, तीसरा लेक्टोग्लोबुलिन, चौथा है लेक्टोफेरिन। तो राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी लेक्टाल्बुमिन। जो लेक्टाल्बुमिन है वो मेजर पोर्शन होता है प्रोटीन का ह्यूमन मिल्क के अंदर, और जो केसिन है वो आपका एनिमल मिल्क के अंदर या फिर बोल सकते हैं काऊ मिल्क के अंदर मेजर पोर्शन होता है। और जो लेक्टाग्लोबुलिन और लेक्टोफेरिन है वो भी आपकी ह्यूमन मिल्क में पाए जाते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन में नहीं पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा आपकी लेक्टाल्बुमिन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। While collecting a nasopharyngeal swab sample, for how long should one rub the swab in each nostril? अगर आप किसी पेशेंट का नेजोफेरिंजियल स्वाब सैंपल ले रहे हैं, नेजोफेरिंजियल स्वाब सैंपल ले रहे हैं, तो आप कितने टाइम के लिए रब करोगे ईच नोस्ट्रिल के अंदर उस स्वाब को। यानी हम बात करें, आप किसी का सैंपल ले रहे हो तो ईच नोस्ट्रिल में अगर आप जो स्वाब है वो इंसर्ट कर रहे हो तो कितने टाइम तक आप उसको रब करोगे ईच नोस्ट्रिल में। पहला ऑप्शन है 3 सेकेंड, दूसरा है 5 सेकेंड, तीसरा है 10 सेकेंड, चौथा है 15 सेकेंड। व्हाट विल बी राइट आंसर, कितने टाइम के लिए आप रब करोगे ईच नोस्ट्रिल के अंदर। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहां पर होगा 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड तक आपको रब करना है ईच नोस्ट्रिल के अंदर, तभी आपका सैंपल सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फन टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। जो फन टेस्ट है वो किसके लिए काम में लिया जाता है। पहला ऑप्शन है ओवुलेशन, दूसरा प्रेगनेंसी, तीसरा कैंसर ऑफ सर्विक्स, चौथा है मेंस्ट्रुएशन। तो किसके लिए काम में लिया जाता है, फन टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। जो फन टेस्ट है वो किसके लिए काम में लिया जाता है। पहला ओवुलेशन, दूसरा प्रेगनेंसी, तीसरा कैंसर ऑफ सर्विक्स, चौथा है मेंस्ट्रुएशन। तो राइट आंसर विल बी ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए आपको फन टेस्ट है वो यूज करना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज डन। जो क्लेफ्ट लिप है उसकी सर्जरी कब की जाती है। पहला है बर्थ पर, दूसरा है 3 to 6 मंथ पर, तीसरा है 6 to 9 मंथ पर, और चौथा है 9 to 12 मंथ पर। तो कितने टाइम पर आप क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करोगे, कितने टाइम पर करोगे, आंसर करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 50 है। ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट है और फर्स्ट के 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। 50 क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, इसका अभी सेकंड पार्ट बाकी है। तो 50 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं और 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एक मॉडल पेपर रहने वाला है। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 50 का। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी 3 to 6 मंथ। 3 to 6 मंथ पर आपको क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करनी है। तो ये था आज के वीडियो में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको जरूर कमेंट बताना है, और जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे उतनी जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके बहुत सारे मॉडल पेपर लाएंगे और जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो ये आपके लिए दिन रात हम मेहनत करके आपके लिए लाएंगे ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो। आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कमेंट जरूर करना है आपको कैसा लगा वीडियो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। थैंक यू।